हेलो एवरीवन। चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी टॉपिक चल रहा है, उसका सेकंड पार्ट लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। 3 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 9 भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसे कि अभी तक हमने क्वेश्चन किए, ठीक है, कोई नया पॉइंट इसमें है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। फ्रॉम द डेटा रिलेटिंग टू ए कंपनी विच वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैश विथ लिक्विडेटर आफ्टर ऑल एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड डिबेंचर होल्डर्स आर पेड। और हमारे पास है 7,50,000। ये एसेट से रियलाइजेशन नहीं है 750, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के बाद का अमाउंट है 7,50,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जिनको कि अभी तक पेमेंट करना है 35,000। अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,30,000। वैसे तो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट देने से पहले हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट देते हैं, बट अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो फाइनल है, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को अभी तक पेमेंट करना बाकी है 35,000 के। अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2,30,000। प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 5,000, 100 रुपीज़ ईच, फुली पेड अप। 2 इक्विटी शेयर दे रखे हैं, एक 75 रुपीज़ पर शेयर पेड अप का है, एक 60 रुपीज़ पर शेयर पेड अप का है। लिक्विडेटर रेम्युनेशन इज 2% ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंशियल एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लिक्विडेटर को रेम्युनेशन कितना देना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना पेमेंट करना है उसका 2%। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब यहां पर हम लिखेंगे टू कैश अवेलेबल। अब एसेट्स रियलाइज तो पता नहीं कितना हुआ, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट करना था वो कर चुके हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो भी पेमेंट होना था वो भी हो चुका है। उसके बाद का कैश दे रखा है हमें 7,50,000, ठीक। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन दे रखा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना पेमेंट करेंगे उसका 2%। तो ये तो अब ऐसा करते हैं, 2 लाइन खाली छोड़ देते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का जब पेमेंट की बात आएगी तब, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट की बात आएगी तो हम लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 2 लाइन खाली छोड़ देते हैं। हम आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पर। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं दे रखे हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दे रखे हैं 35,000। हमारे पास अभी तो बहुत सारी कैश पड़ी है, तो इसका मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को तो हम आराम से पेमेंट कर पाएंगे 35,000। तो जब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर रहे हैं तो लिक्विडेटर को उस पेमेंट का 2% कमीशन देना है। तो हम लिक्विडेटर रेम्युनरेशन के यहाँ आगे लिखते हैं 35,000 का 2%। 35,000 का 2% होता है 700। एक तो ये हो गया। अभी तक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पेमेंट देंगे उसका भी 2% लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देते हैं, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद में वैसे तो नंबर आता है डिबेंचर होल्डर का, मगर डिबेंचर होल्डर को ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, तो यहाँ नंबर किसका आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। हमारे पास यहाँ कैश अवेलेबल कितनी है, 7,50,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो अभी तक 35,000 ही है। अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पर दे रखे हैं 230। इसका मतलब 230 को भी पूरा पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ 230 का पेमेंट करते हैं पूरा, और 230 का 2% कितना होता है,
4600 ये लिक्विडेटर को रेम्युनेशन दे देते हैं। पूरा पूरा पेमेंट जा रहा है तो कमीशन कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है, तो यहाँ लिखते हैं बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 5000 प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का, इसका मतलब 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने देने? 5 लाख। मगर क्या हमारे पास 5 लाख है? अब देखते हैं इधर, हमारे पास 7,50,000 कैश अवेलेबल थी, उसमें से 700 और 4600 लिक्विडेटर का रेम्युनेशन माइनस किया, फिर उसमें से 35,000 हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट की, और उसके बाद में 2,30,000 हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट किया। हमारे पास पेमेंट बच गया 4,79,700। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने हैं 5 लाख रुपए, तो कहाँ से देंगे? मगर इक्विटी शेयर होल्डर फुली पेड अप नहीं है, इसका मतलब हम इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल मंगाएंगे और उनकी कॉल से जो पैसा आएगा, अभी जो हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है वो 479,700 है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देने के बाद। अब इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल मंगाई जाएगी और कॉल मंगा के हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूरा पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसका वर्किंग नोट बहुत अच्छा है। जो पहले वाला जो क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कॉल मंगा के और नेट एडजस्टमेंट कैलकुलेट किया था, उससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन ये 9th है, आप ध्यान से समझना, ठीक है। 9th में बहुत अच्छा पॉइंट है। वर्किंग नोट बनाते हैं फर्स्ट, अभी आप लिखना मत, ठीक है। बैलेंस अवेलेबल, बैलेंस अवेलेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देने के बाद हमारे पास रुपए बच गए 479,700। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख रुपए देने थे। अगर ये 5 लाख से कम होते, मान लो 4 लाख ही होते, तो हम वहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट करके फिर बैलेंस कैलकुलेट करते। मगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट देने के लिए भी हमारे पास पूरे रुपए नहीं थे, 479,700 ही अवेलेबल है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5 लाख रुपए देने, तो 479,700 अवेलेबल है। अब यहाँ पर ऐड करते हैं, अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल मंगाते हैं तो यहाँ लिखते हैं कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। अगर इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे, जो कि जैसे इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पर दो, एक तो 75 रुपीज़ पर शेयर पेड अप है, जबकि वो शेयर तो 100 रुपये का है, मतलब इनसे हम 25 रुपीज़ की कॉल कर सकते हैं। और 100 रुपये का एक और 100 रुपये का शेयर है, मगर वो 60 रुपीज़ ही पेड अप है, मतलब इनसे हम 40 रुपीज़ की कॉल मंगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। जो 75 रुपीज़ पेड अप वाला शेयर है, कितने शेयर है वो शेयर्स हैं 3000, और अगर इनसे कॉल मंगाई जाए तो पर शेयर क्या कॉल मंगाएंगे? 25, तो ये आएंगे 75,000। फिर जो 60 रुपीज़ पेड अप वाला शेयर है, 60 रुपीज़ पेड अप वाला शेयर है, कितने शेयर्स हैं? वो है 7000 शेयर, और इनसे कॉल बाकी है 40 रुपीज़ की। 100 रुपीज़ का शेयर है, 60 रुपीज़ ही पेड अप है, तो 40 रुपीज़ की कॉल मंगा सकते हैं। तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 40, ये होते हैं 2,80,000। तो 4,79,700 हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद में कैश बैलेंस बच गया। फिर हमने यहाँ पर ये एज्यूम किया है कि इक्विटी शेयर होल्डर से अगर मैं कॉल मंगाता हूँ तो 75,000 और 280 हमें कॉल का पैसा मिलता है। तो 479,700 प्लस 75,000 प्लस 2,80,000, हमारे पास टोटल रुपए हो जाएंगे 834,700, और सारे इक्विटी शेयर फुली पेड अप हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ पर इक्विटी शेयर दे रखे हैं ई और एफ पॉइंट पे, अगर ये सपोज फुली पेड अप ही होते, मतलब इनसे कॉल आ नहीं सकती थी, तो जो भी पेमेंट बच जाता 479,700 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देने के बाद, वो पूरा का पूरा 479,700 हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देते। मतलब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उनको भी कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाएगा, ठीक है।
मगर कॉल बाकी है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल मंगाई जाएगी। तो ये कितने हो गए 834,700। अब 834,700 अगर हमारे पास होते हैं तो हम आराम से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाए, कितना पेमेंट है 5 लाख, बस कैपिटल का ही है, डिविडेंड वगैरह के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। अब रुपए कितने बच गए, अब रुपए बच गए हमारे पास 334,700। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचा वो किन को देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अवेलेबल, कैश, देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। कैश अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये जो पैसे बचे हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचे हुए हैं। कितना 334,700। ये पैसा हमें किन को देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। इक्विटी शेयर होल्डर दो हैं, एक तो 3,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपए का शेयर था, 75 पेड अप था, मगर हमने कॉल जब इनसे मंगा ली तो ये पूरे क्या हो गए, फुली पेड अप। जो 7,000 इक्विटी शेयर एक और दे रखे हैं, वो 100 रुपए का शेयर था, 60 रुपीज़ पेड अप था, हमने इनसे 40 रुपए की कॉल मंगा दी। अब ये शेयर भी क्या हो गए, फुली पेड अप। मतलब 3,000 शेयर 100 रुपए के फुली पेड अप हो गए, 7,000 शेयर 100 रुपए के फुली पेड अप हो गए। तो मतलब दोनों शेयर फुली पेड अप हो जाएंगे 100 रुपए के, और ये शेयर्स हो गए टोटल 3,000 और 7,000 मतलब 10,000। तो ये जो कैश अब हमारे पास बच गई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद 334,700, ये हमें देनी है 10,000 शेयर्स पर। तो यहाँ लिखते हैं टोटल फुली पेड अप शेयर, टोटल फुली पेड अप शेयर ₹100, वो हो गए टोटल 10,000। तो पेमेंट पर इक्विटी शेयर, पर इक्विटी शेयर हम कितना पेमेंट करेंगे, 334,700 डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल्स टू 334,700 डिवाइडेड बाय 10,000। पर शेयर हम पेमेंट करेंगे 33.47, 33 रुपये 47 पैसे। ये पेमेंट हमें करना है पर शेयर। बट अब हमें यहाँ पर करना है नेट एडजस्टमेंट। नेट एडजस्टमेंट कैसे, सबसे पहले बात करते हैं ₹75 पेडअप वाले शेयर की। 75 रुपीज़ वाला जो पेडअप वाला जो शेयर है, पहले तो हम उनसे पैसे कॉल कर रहे हैं। कितने पैसे कॉल कर रहे हैं, 25 रुपये पर शेयर मंगाएंगे, और फाइनली लास्ट में जाते हुए हम उनको 33.47 वापस देंगे। 25 रुपये मंगाने हैं, 33 रुपये 47 पैसे वापस देने हैं। तो नेट किया जाए तो हमें उनको देने 25 रुपये उनसे कॉल करेंगे और 33.47 वापस देंगे। इसका मतलब नेट 8 रुपये 47 पैसे, 8.47 पर शेयर हमें उनको देने। तो जो ₹75 पेडअप वाला शेयर है उनको हम करेंगे पेमेंट पेड रुपीज से 8.47 पर शेयर। कैसे निकाला, 33 रुपये 47 पैसे हमें उनको फाइनली देने, और हम पहले उनको मंगा रहे थे 25 रुपये। तो 33.47 माइनस 25, 8.47 पर शेयर हमें उनको नेट एडजस्टमेंट के हिसाब से देने। अब बात है जो 60 रुपीज़ पेडअप वाला शेयर है, 60 रुपीज़ पेडअप वाला शेयर है, 60 रुपीज़ पेडअप वाला शेयर है, उनसे पर शेयर हम 40 रुपीज़ मंगाएंगे और 33.47 वापस देंगे। मंगाने कितने, 40 रुपये, देने कितने, 33 रुपये 47 पैसे, मतलब मंगाने ज़्यादा है। तो नेट देखा जाए तो हम उनसे कॉल करेंगे, कॉल रुपीज़ 40 रुपये कॉल करने हैं, माइनस 33.47 वापस देने। नेट देखा जाए तो 6.53, कॉल ₹6.53 पर शेयर। 75 रुपीज़ पेडअप वाला जो शेयर है उससे 8 रुपये 47 पैसे उनको हम पर शेयर वापस देंगे और नेट देंगे। और 60 रुपीज़ जो पेडअप वाला है उनसे हम कॉल करेंगे 6.53 पर शेयर। ये जो नेट एडजस्टमेंट लास्ट में जाके होता है ना,
वो ही हमें लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में लिखना पड़ता है इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है, तो देखो अब मैं समझना, टू कॉल्स फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर ₹60 पेड अप। जो 60 रुपीज पेड अप वाले शेयर है उनसे हमें कॉल मंगानी है। कितनी मंगानी है? 6.53 पर शेयर। ये शेयर्स है कितने? 7000। तो 7000 शेयर्स पर 6 रुपये 53 पैसे हम कॉल करेंगे। 7000 मल्टीप्लाई बाय 6.53, इसका मतलब है हमें टोटल रुपए मिलेंगे 45710। और जो 75 रुपीज पेड अप वाले शेयर है उनको हम पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे? 8.47 पर शेयर, मगर उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पेमेंट कर दें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पूरे 5 लाख रुपए देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बाई पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर ₹75 पेड अप। जो 75 रुपीज पेड अप वाले शेयर हैं, कितने? वो शेयर्स है 3000, उनको हम पे करेंगे। कितना पे करेंगे? पर शेयर 8.47, 8 रुपये 47 पैसे। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 8.47, ये होता है 25410, 25,410। अब अगर ये अकाउंट यहाँ पे टोटल मिल जाती है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन ठीक की है। रिकंसिल करने का ये तरीका है, चेक करते हैं। 750 प्लस 45710, ये हो गए 795,710। और इधर की टोटल करते हैं 700 प्लस 4600 प्लस 35,000 प्लस 2,30,000 प्लस 5 लाख प्लस 25410, इट इज 795,710। हमने ये जो लिखा ना, कॉल मंगा रहे हैं 75 रुपीज पेड अप, 60 पेड अप, ये एक बार तो ऐसा करना ही पड़ेगा। एक बार ये मानना पड़ेगा कि हमने कॉल मंगाई और लास्ट में जाके इतने दिए। फिर हम उसी से कैलकुलेट करेंगे नेट एडजस्टमेंट क्या होता है। कॉल कितने रुपए की मंगानी है और लास्ट में जाके देने कितने, उससे नेट पता चलेगा कि लेना है या देना है। समझ गया? अब आप इसको चेक करने का एक और तरीका, जो मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था मगर फिर भी यहाँ पर भी चेक करते हैं। कैसे समझना, देखो दो शेयर होल्डर है, एक 75 रुपीज पेड अप वाला है, एक 60 रुपीज पेड अप वाला है। 75 रुपीज पेड अप वाला जो शेयर है, मान लो वो शेयर आपके पास है। आपने एक शेयर के, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 75 रुपीज पेड अप वाला शेयर आपके पास है, मतलब आपने पर शेयर 75 रुपीज पे किए। आपको कंपनी क्या कर रही है? पर शेयर 8 रुपये 47 पैसे नेट एडजस्टमेंट में दे रही है। तो अभी आपको नुकसान तो हो गया, आपने तो 75 दिए थे, अब आपको मिल कितने रहे? आपको मिल रहे हैं 8 रुपये 47 पैसे। तो आपका नुकसान पर शेयर क्या हो गया? आपके पास मान लो एक ही शेयर है, तो आपको नुकसान कितना हुआ? आपने 75 रुपीज दिए थे, अब आपको मिल रहे हैं 8 रुपये 47 पैसे, तो आपको पर शेयर 66.53 का नुकसान हो गया। अब ये जो दूसरा वाला शेयर है जो 60 रुपीज पेड अप है, मान लो वो मेरे पास है, तो 60 रुपीज मैंने अभी तक 60 रुपीज दिए, अब मुझे और देने, और कितने देने? 6.53 पर शेयर मुझे और देने। कंपनी मुझसे 6 रुपये 53 पैसे और ले रही है और कंपनी यहाँ पे जाके खत्म हो रही है, मतलब अब ये सारे पैसे डूब ही गए। तो 60 रुपये मैंने जो दिए हैं वो भी डूब गए, और मैं 6.53 और दे रहा हूं, तो मेरा पर शेयर नुकसान कितना हो गया? 66.53। दोनों टाइप के जो इक्विटी शेयर थे, पर शेयर नुकसान बराबर हो रहा है। आप ऐसे चेक कर सकते हो। वैसे हर क्वेश्चन में अगर आप ऐसे चेक करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ये टोटल चेक कर लेना। क्या आप ये नेट एडजस्टमेंट करने के बाद जब ये नेट एडजस्टमेंट लिखोगे तो डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल बराबर हो जानी चाहिए, कहीं भी बैलेंस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि हम उसके बाद आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं।
लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को लिखने के बाद, ये वर्किंग नोट आपको बता देता हूं, ये देखिए वर्किंग नोट। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो लिखा जाएगा वो नेट एडजस्टमेंट लिखा जाएगा, ध्यान रखना, जो हमने नेट एडजस्टमेंट किए। मगर नेट एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले ये जो हमने कैलकुलेशन लिखी है ये ऐसे ही करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही नेट एडजस्टमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब हम एक बार ये एज्यूम कर रहे हैं कि मान लो जितने भी कॉल के पैसे थे वो कॉल कर लेते हैं, उससे इतने होंगे, और लास्ट में जाके वे जो बच जाएगा वो हम वापस से पेमेंट कर देंगे। तो ये पहले आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, तो ही आपको नेट एडजस्टमेंट पता चलेगा। एक बार नेट एडजस्टमेंट के अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया वापस से बता देता हूँ। जो 75 रुपीज़ पेडअप वाला शेयर है उनसे हम 25 रुपीज़ तो कॉल कर रहे हैं, और लास्ट में जाते हुए 33.47 वापस दे रहे हैं। 25 रुपये मंगाने हैं और 33 रुपये 47 पैसे वापस देने हैं। इसका मतलब नेट देने हैं, मंगाने वाला अमाउंट कम है, देने वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब नेट देने हैं। नेट कितना हो गया? 33.47 माइनस 25, 8 रुपये 47 पैसे हमें उनको देने। सेम इसी तरह से जो 60 रुपीज़ पेडअप वाला शेयर है उनसे हम कॉल करेंगे 40 रुपीज़, मतलब उनसे हम मंगाएंगे 40 और वापस देंगे 33.47। मतलब जो कॉल करने वाला अमाउंट है वो वापस देने वाले अमाउंट से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 40 माइनस 33.47, मतलब हम उनसे कॉल करेंगे मतलब हमें वो देंगे 6.53 पर शेयर। तो 75 रुपीज़ पेडअप वाला शेयर है उनको तो हम देंगे 8.47 पर शेयर, और जो 60 रुपीज़ पेडअप वाला है वो हमें देंगे 6.53 पर शेयर। ठीक है। अब आपको लग रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर क्यों देंगे हमें, क्योंकि जब कंपनी ख़त्म हो रही है तो वो क्यों देंगे? तो उन्हें देना ही पड़ेगा, एज पर लॉ उनको रुपए देने पड़ेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी है तो कंपनी लास्ट में जाके अगर कुछ पैसा कॉल करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना ही पड़ता है, एज पर लॉ देना ही पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर की अगर लाइबिलिटी बनती है, पेड अप मतलब जो फेस वैल्यू उससे ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं बन सकती, मगर वहाँ तक तो लाइबिलिटी बन ही सकती है, तो उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 10। और फिर से हमारे सामने एक जंबो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ डल बॉय लिमिटेड। अब ऐसी कंपनी का नाम रखोगे तो लिक्विडिटी होनी है, डल बॉय। ठीक है। एज ऑन 31st March 2004 being the date of voluntary winding up is as under। शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 10,000, 100 फुली पेड अप। इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 60 पेड अप। और इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 शेयर्स 100 ईच, ₹50 पेड अप। इक्विटी शेयर कैपिटल दो तरह के, एक 100 रुपये वाला 60 पेड अप है, एक 100 रुपये वाला 50 पेड अप है दोनों 100 रुपये वाले। ठीक है, फेस वैल्यू दोनों की 100 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन करंट लाइबिलिटी 15% डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। करंट लाइबिलिटी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अलग से ही दे रखे। बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड क्रेडिटर्स, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी अनसिक्योर्ड है और ट्रेड क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड है अगर कुछ दिया हुआ नहीं है आगे तो। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, करंट एसेट्स, स्टॉक इन ट्रेड और बुक डेट्स। ठीक। प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर फॉर 2 years by 31st March 2005 the assets realized were as under। अब देखो 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है, 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है। अब एसेट से रियलाइज क्या हुआ? लैंड और बिल्डिंग से 984, स्टॉक इन ट्रेड से 163, प्लांट एंड मशीनरी से 7,12,000 और बुक डेट से 11,91,000। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन आर ₹54,000। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखे। रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर इज 3% ऑफ द एसेट्स रियलाइजेशन। एसेट से जितना रियलाइज होगा उसका 3%। इनकम टैक्स पेबल ऑन लिक्विडेशन इज 44,500, मगर इनकम टैक्स पेबल बैलेंस शीट में तो नहीं दे रखा है।
तो ये जो भी इसका मतलब बुक्स में नहीं है बट है, लाइबिलिटी तो है ही, और वो कितनी है 44,500। और इनकम टैक्स पेबल हम कहाँ लेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ये 1 साल से भी पहले का है या विद इन 1 ईयर है, या विद इन 1 ईयर मतलब उससे भी बाहर का है। तो जब कुछ भी नहीं मेंशन होता है तो हम उसको प्रेफरेंशियल में लेते हैं। एज्यूम दैट द फाइनल पेमेंट्स आर मेड ऑन 31 मार्च 2005। पता है ये जो बैलेंस शीट दे रखी है, इसके 1 साल बाद सारे फाइनल एडजस्टमेंट हुए, ठीक है। तभी यहाँ पर ये जो डेट दे रखी है 31 मार्च 2005 की डेट दे रखी है, ठीक है। प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टार्ट करें, चलिए लिखते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कोई भी क्रेडिटर यहाँ सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, डिबेंचर को फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है। ये फिर से मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। चलिए सबसे पहले क्या लिखे, 2 कैश एंड बैंक। क्या बैलेंस शीट में कैश और बैंक का कोई बैलेंस है? नहीं है, चलिए नील हो गया। 2 एसेट्स रियलाइज्ड। 2 एसेट्स रियलाइज्ड, कोई भी एसेट्स मॉर्गेज पे नहीं थी, कुछ नहीं दे रखा है तो नहीं थी। तो लैंड और बिल्डिंग से कितने मिले, 984। लैंड एंड बिल्डिंग से 984। देन स्टॉक इन ट्रेड से 163। 163 स्टॉक इन ट्रेड से। देन प्लांट एंड मशीनरी से 7,12,000। 7,12,000 प्लांट एंड मशीनरी से। और बुक डेट से 11,91,000, मतलब डेटर्स। डेटर्स से 11,91,000। चलिए सारा एसेट्स का रियलाइजेशन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पेमेंट करना। लीगल एक्सपेंसेस है नहीं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। वैसे कभी कभार इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन को पहले लिया है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को बाद में लिया है। तो लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस में बहुत बार इंस्टीट्यूट ने आगे पीछे किया है काम, ठीक है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 54,000। 54,000, ठीक, ये हो गए। अब इसके बाद में लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कितना है? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है 3% ऑफ द एसेट्स रियलाइजेशन। अब एसेट से कितना मिला देखो, लैंड और बिल्डिंग से 984, स्टॉक इन ट्रेड से 163, प्लांट एंड मशीनरी से 7,12,000 और डेटर से 11,91,000। 30,50,000। तो 30,50,000 और इसका हम परसेंटेज देंगे उसको 3%, मल्टीप्लाई बाय 3%, 91,500। बस एसेट्स की रियलाइजेशन मतलब एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू का 3% दे। अब हम लेते हैं आगे बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बैलेंस शीट में तो दे रखे हैं 1,05,000, ये तो है ही, प्लस यहाँ पर इनकम टैक्स पेबल भी दे रखा है 44,500। 44,500 बैलेंस शीट में नहीं है बट लाइबिलिटी तो है ही। तो 149,500 ये हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। अभी तक हमारे पास खूब कैश है, ठीक है।
अब हम नंबर लगाएंगे किसका, डिबेंचर होल्डर का। डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, डिबेंचर बैलेंस शीट में कितने हैं, 4 लाख के। देखो यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं, एक तो 4 लाख तो डिबेंचर्स के हो गए। बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, नहीं है, बट ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2004 और ये सारा फाइनल पेमेंट हम कर रहे हैं 31 मार्च 2005, तो एक साल का इंटरेस्ट और हो गया। इंटरेस्ट की रेट है 15%, तो 4 लाख का 15% होता है 60,000, तो हमें टोटल पेमेंट करना है 4,60,000 डिबेंचर होल्डर को। उसके बाद नंबर किसका आता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। टोटल करें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा 3,03,000 और एक आएगा ट्रेड क्रेडिटर 7,42,000। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये डिबेंचर को तो हम दे ही चुके हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर और कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं दे रखी है, ठीक है। तो ये हो गए 10,49,45,000। अभी तक हम आराम से पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि कैश का रियलाइजेशन भी तो 30,50,000 है, ठीक है। चलिए इसको भी पेमेंट कर दिया। अब नंबर किसका आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये तो हो गए 10 लाख और 2 साल का डिविडेंड हो गया 10 लाख पे 12%। एक साल का होता है 1,20 और 2 साल का होता है 2,40,000। तो शायद वो भी दे सकते हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास कैश है। तो 10 लाख प्लस 2,40,000 प्रेफरेंस डिविडेंड के, ये हो गए 12,40,000। अब देख लेते हैं हमारे पास कितने रुपए हैं। देखो टोटल रियलाइजेशन हुआ था 30,50,000, उसमें से माइनस किया 54,000 एक्सपेंसेस के, माइनस 91,500 माइनस 149,500 माइनस 4,60,000 माइनस 10,45,000। नहीं हमारे पास पेमेंट है 12,50 में से 12,40 गए, बच गए, बल्कि कितने बच गए, 10,000 रुपये बच गए, है ना। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट। 10,000 जो बच गए वो किन को देने, इक्विटी शेयर। मगर इक्विटी शेयर भी तो यहाँ दो तरह के हैं, एक 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये का शेयर 60 पेड अप है, एक 5,000 शेयर 100 रुपये का एक 50 पेड अप है। तो किसको देने हैं, किससे लेने हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन देखा जाए तो वो जो वर्किंग नोट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बनता है मेन वही है। अगर इक्विटी शेयर एक ही टाइप के हैं तब तो क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन में 10,000 रुपये इक्विटी शेयर में बांट देते, फिर तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट 2 टाइप के इक्विटी शेयर है इसलिए हमें वर्किंग नोट बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस अवेलेबल, बैलेंस अवेलेबल आफ्टर पेमेंट टू। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पेमेंट करने से पहले ही हमारे पास मतलब जो पेमेंट बचा हुआ था उससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी पेमेंट हो नहीं रहा था, इसलिए हमने यहाँ लिखा बैलेंस अवेलेबल आफ्टर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लास्ट क्वेश्चन में। फिर हमने कॉल मंगाई और उसके बाद प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट किया। मगर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पूरा पेमेंट देने के बाद भी कैश बच रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा बैलेंस अवेलेबल आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इट इज 10,000 रुपीज। अब हम मानते हैं कि अगर हम कॉल मंगाते हैं, ये सब अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे ना, अब वो कैलकुलेशन करेंगे हम नेट एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं कॉल्स फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर एक तो है हमारे पास 60 रुपीज़ पेडअप वाले 5,000 शेयर, तो इस पे 40 रुपये की कॉल मंगाएंगे। और एक 5,000 शेयर है 50 रुपीज़ पेडअप वाले, इनसे भी 50 रुपये, इनसे 50 रुपये की कॉल मंगाएंगे, है ना। तो पहले तो यहाँ लिखते हैं ₹60 पेडअप। जो 60 पेडअप वाले हैं कितने शेयर है, 5,000, फेस वैल्यू तो 100 रुपये है मगर 60 रुपीज़ ही पेडअप है, तो 40 रुपये इनसे कॉल हम मंगा सकते हैं। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 40, ये हमारे पास रुपए आते हैं
2 लाख। फिर जो ₹50 पेड अप है, जो ₹50 पेड अप वाले हैं 5000 शेयर, इनसे हम ₹50 की अगर कॉल करते हैं तो ये होते हैं 2,50,000। और जैसे ही ये रुपए मिलेंगे ये सारे शेयर फुली पेड अप हो जाएंगे ₹100 वाले, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट हो जाता है 4,60,000। और ये देने किनको है? देने तो इक्विटी शेयर होल्डर को ही है। कैश अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। अब यहां पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप। जब कॉल मंगा ली तो फुली पेड अप हो गए ₹100 ईच। और ये हो गए 10,000, 5,000 5,000 दोनों मिलकर हो गए 10,000 फुली पेड अप। कॉल मंगाने के बाद तो फुली पेड अप होते हैं। तो हमें 10,000 शेयर पर 4,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पेमेंट पर शेयर, पेमेंट पर शेयर इक्वल्स टू 4,60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 ₹46। 46। अब हम करेंगे नेट एडजस्टमेंट। नेट एडजस्टमेंट, नेट एडजस्टमेंट क्या करेंगे? जो ₹60 पेड अप वाला शेयर है, हम पहले तो उनसे कॉल करेंगे ₹40, फिर देंगे 46। ₹40 मंगाने हैं, 46 देने हैं। इसका मतलब नेट देने हैं कितने? ₹6, ₹6। पेमेंट पर शेयर ₹6। कैसे आएगा 6? 46 माइनस 40। अब जो ₹50 पेड अप वाला शेयर है उनसे हम कॉल करेंगे 50 और देंगे वापस 46। 50 लेने हैं, 46 देने हैं। इसका मतलब नेट ₹4 लेने हैं। कॉल पर शेयर, कॉल पर शेयर ₹4, 50 माइनस 46। तो यहां पर हम नेट एडजस्टमेंट लिखेंगे। कॉल भी करनी है तो यहां लिखेंगे टू कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ₹50 पेड अप। जो 50 पेड अप वाले शेयर हैं 5,000, उनसे हम ₹4 कॉल करेंगे पर शेयर। तो हमारे पास रुपए आएंगे 20,000। और यहां लिखेंगे बाई पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर ₹60 पेड अप। जो 60 पेड अप वाले हैं 5,000 शेयर, उनको हम ₹6 पर शेयर पे करेंगे। तो ये हो जाएंगे 30,000। अब आप आराम से दोनों तरफ की टोटल कर लीजिए। तो 984 प्लस 163 प्लस 7,12,000 प्लस 11,91,000 प्लस 20,000, इट इज 30,70,000। और इधर की टोटल 54,000 प्लस 91,500 प्लस 149,500 प्लस 4,60,000 प्लस 10,45,000 प्लस 12,40,000 प्लस 30,000, इट इज 30,70,000। बराबर टोटल मिल गई, रिकंसाइल हो गया। अच्छा, जो शेयर से लॉस प्रॉफिट से रिकंसाइल करते हैं वो भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। फिर आप लिख लेना, इसको टाइम दे दूंगा मैं आपको लिखने के लिए। जो देखो दो तरह के शेयर हैं, एक है ₹60 पेड अप वाला, मतलब इसके शेयर होल्डर ने पर शेयर ₹60 दिए, उसको हम ₹6 वापस दे रहे हैं, ₹6 वापस दे रहे हैं। इसका मतलब उसको लॉस हो गया ₹54 पर शेयर। जिसने ₹50 पेड अप वाला शेयर है, जिसने ₹50 दिए, उनसे हम ₹4 और मंगा रहे हैं, तो उसका भी नुकसान हो गया 54, क्योंकि कंपनी तो खत्म हो रही है अब। तो उसका भी नुकसान 54, इसका भी नुकसान पर शेयर 54, राइट। तो चलिए फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को, जो भी पीछे रह गया है उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ वर्किंग नोट।
और फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के बाद में ये वर्किंग नोट। फटाफट से लिखिए, फिर हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ओके, स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन बड़ा है, चलिए, बट ये क्वेश्चन इजी है, दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। Z Limited went into voluntary liquidation on 31st December 2012. The balance sheet of the company on that date stood as follows. Equity and liabilities shareholder fund में 20,000 10% cumulative preference share of rupees 100 each fully paid up. 10,000 equity shares of 100 each 75 paid up. 30,000 equity shares of rupees 100 each 60 paid up. दो टाइप की इक्विटी शेयर, मतलब वर्किंग नोट तो बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, डिबेंचर दे रखे हैं 10 लाख रुपीस के। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। फिर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज इन एरियर फॉर द लास्ट 2 ईयर, 2 साल का प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बाकी है। ट्रेड पेबल इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऑफ रुपीज 152। ये जो ट्रेड पेबल है 1275, इसमें 1,52,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूडेड है, तो बाकी के जो ट्रेड पेबल है वो अनसिक्योर्ड हो जाएंगे, ठीक है। द एसेट्स वर सोल्ड एंड रियलाइज एज फॉलोज। लैंड और बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल। कोई भी एसेट्स कहीं पर भी सिक्योरिटी पर नहीं दे रखी है। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन 1,09,000। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन ऑफ 3% ऑन द एसेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश, 3% एसेट्स रियलाइज का, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव राइट टू डिविडेंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। द फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑन डिबेंचर इज मेड ऑन 30th जून 2013। और ये जो बैलेंस शीट दे रखी है वो 31 दिसंबर 2012 की दे रखी है, मतलब इस बैलेंस शीट के 6 महीने बाद हमने पेमेंट किए, तो डिबेंचर पर 6 महीने का और इंटरेस्ट बाकी कर, मतलब उसमें ऐड करना पड़ेगा पेमेंट में डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। बैलेंस शीट में ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो 31 दिसंबर 2012 तक का है, फिर 6 महीने का और इंटरेस्ट हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को जब हम पेमेंट करेंगे। और स्टार्ट करते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को बनाना, ठीक है। लिखिए आप लोग, लिक्विडेटर, इजी क्वेश्चन ही है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे कैश और बैंक है भी या नहीं है, 3 लाख रुपीस, तो यहां लिखेंगे टू कैश एंड बैंक 3 लाख। उसके बाद में टू एसेट्स रियलाइज्ड,
एसेट को बेचने, देखो एक तो लैंड और बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, एक प्लांट एंड मशीनरी है, एक फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, और क्या क्या है, स्टॉक है और डेटर्स है, स्टॉक और डेटर्स। लैंड और बिल्डिंग से मिलेंगे 12 लाख, 12 लाख, प्लांट एंड मशीनरी से 20 लाख, फिर 3 लाख फर्नीचर से, स्टॉक से 6 लाख, और उसके बाद में डेटर से 8 लाख, डेटर से 8 लाख। ठीक, अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को लिखते हैं। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन को भी आप पहले पेमेंट कर सकते हो, स्टडी मेटल में ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,09,000, 1,09,000 बाई लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, और वो कितना है 3% ऑन एसेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश। वैसे भी कैश कोई रियलाइज नहीं, वो तो है ही है हमारे पास। तो एसेट से कितना रियलाइज हुआ 12 लाख, लैंड और बिल्डिंग से 20 लाख, प्लांट मशीनरी से 3 लाख, फर्नीचर से 6 लाख, स्टॉक से और 8 लाख, डेटर से टोटल 49 लाख, 49 लाख पर 3%, 49 लाख का 3% होता है 1,47,000। ये हमें देना है लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन। तो ये भी हो गया और ये भी पॉइंट हो गया, एसेट से भी हमने रियलाइज कर ली। ठीक है, अब किसको पेमेंट देते हैं? अब हम पेमेंट देते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट में, बी पॉइंट में, कि ट्रेड पेबल में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 152 और उसके अलावा कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है नहीं। तो 1,52,000 का पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। उसके बाद में नंबर आता है डिबेंचर होल्डर का, डिबेंचर होल्डर। बैलेंस शीट में डिबेंचर दे रखे हैं 10 लाख और उस पर इंटरेस्ट दे रखा है आउटस्टैंडिंग 150। तो 10 लाख प्लस 150 प्लस 6 महीने का और इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि सारा पेमेंट 30 जून को कर रहे हैं अपन, है ना। तो 10 लाख का 15% होता है 150 और 6 मंथ का होता है 75,000, 75,000। तो ये सब मिलाकर हो गए 12,25,000, 12,25,000 का पेमेंट हो गया डिबेंचर होल्डर को। ठीक, अभी तक हमारे पास खूब कैश है। ठीक है, अब नंबर लगाते हैं किसका? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हमारे बैलेंस शीट में दे रखे हैं, देखो एक तो ट्रेड पेबल 1275, मगर उसमें 152 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के इंक्लूडेड थे, वो हटा दें तो पीछे बचे 11,23,000। ट्रेड पेबल ही है यहाँ पर बैलेंस शीट में, और कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है नहीं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था डिबेंचर का, वो तो हमने डिबेंचर में ऐड कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी तरह का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हमें नहीं दे रखा है। तो ये 11,23,000 को हम पे कर देते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। उसके बाद में नंबर किसका आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के देने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कितने होते हैं 20 लाख, और 2 साल का डिविडेंड बाकी है। तो प्रेफरेंस शेयर पर 10% डिविडेंड, मतलब 1 साल का डिविडेंड हो गया 2 लाख, 2 साल का बाकी है तो 4 लाख। यहाँ लिखा हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द लास्ट 2 ईयर। तो यहाँ ब्रैकेट में हम करेंगे 20 लाख प्लस 4 लाख। अब देखना पड़ेगा हमारे पास इतने रुपए है भी या नहीं, और नहीं तो फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल करेंगे। हमारे पास रुपए देखो, कैश का बैलेंस है 3 लाख और 49 लाख हमें एसेट को बेचने से मिलेंगे, तो टोटल हो गए 52 लाख। 52 लाख में से माइनस 1,09,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, माइनस 147 लिक्विडेटर का रेम्यूनेशन, माइनस 152 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, माइनस 1225 डिबेंचर होल्डर, माइनस 11,23,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अभी तक हमारे पास रुपए तो है,
तो 24,44,000 है, उसमें से हम 24 लाख का पेमेंट कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो भी हमारे पास रुपए बचे कितने, 44,000। अब 44,000 में नंबर किसका आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का, मगर दो टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर है ना, एक 75 पेडअप वाले, एक 60 रुपीज़ पेडअप वाले। तो क्या करना पड़ेगा, पहले कॉल मंगाएंगे, फिर पेमेंट कितना करेंगे, और उसके बाद नेट एडजस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर को दे दिया हमने पेमेंट, फिर डिबेंचर होल्डर को हमने पेमेंट दे दिया, ट्रेड पेबल्स कुछ प्रेफरेंस में चले गए, कुछ अनसिक्योर्ड में चले गए। हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो बैलेंस शीट में दे रखा था डिबेंचर का, वो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं डिबेंचर में। फिर लैंड और बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, करंट एसेट्स में स्टॉक्स आ गया, डेटर्स आ गया, और कैश हमने लिखी दी। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 2 साल का बाकी था, वो हमने कर दिया। ट्रेड पेबल ये एडजस्टमेंट कर लिया। एसेट्स से सारी रियलाइजेशन हमने लिख ली। ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमने प्रोवाइड कर दिए 1,09,000। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी हमने दे दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो डिविडेंड ड्यू था वो भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये सब कुछ एडजस्टमेंट हो गए। अब 44,000 हमारे पास बच गए, तो हमें लिखना है वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। वर्किंग नोट फर्स्ट लिखते हैं, कैश अवेलेबल आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पेमेंट कर दिया, और उसके बाद रुपए बचे हुए हमारे पास 44,000। इसमें करते हैं प्लस कॉल्स फ्रॉम इक्विटी शेयर ₹75 पेडअप। जो 75 पेडअप वाले शेयर हैं उनसे 25 रुपीज़ तक की कॉल की जा सकती है, और वो शेयर्स कितने, 10,000। तो 10,000 शेयर्स पर 25 रुपीज़ की कॉल अगर करते हैं तो ये रुपए आएंगे 2,50,000। फिर जो ₹60 पेडअप वाले शेयर हैं, 60 पेडअप वाले शेयर्स कितने हैं, 60 पेडअप वाले शेयर्स हमारे पास है 30,000। उनसे हम 40 रुपीज़ की कॉल कर सकते हैं। तो 30,000 शेयर्स पर 40 रुपीज़ की कॉल की तो खूब रुपए हो जाएंगे, है ना, 12 लाख रुपए आते हैं। तो टोटल हमारे पास रुपए कितने हो जाते हैं, 44,000 प्लस 2,50,000 प्लस 12 लाख, हमारे पास टोटल रुपए होते हैं 14,94,000। और ये 14,94,000 देने किनको है, इक्विटी शेयर को देना है। अब यहां पर लिखेंगे पेमेंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये पेमेंट हमें देना है इक्विटी शेयर होल्डर को, और जितने भी शेयर्स है वो क्या हो गए, फुली पेड अप 100 रुपये के। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ₹100 ईच, ₹100 ईच, फुली पेड अप, और ये हो गए 40,000 शेयर, 10,000 और 30,000। तो पेमेंट पर शेयर 14,94,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 14,94,000 डिवाइडेड बाय 40,000, इसका मतलब है पर शेयर हमें 37.35 रुपीज़ देने हैं। अब हम क्या करेंगे, नेट एडजस्टमेंट करेंगे। नेट एडजस्टमेंट, जो 75 रुपीज़ पेडअप वाला शेयर है, जो 75 रुपीज़ पेडअप वाला शेयर है, उनसे हमें कॉल करना है 25 रुपये मंगाने हैं, और 37.35 देने, मतलब नेट देना वाला अमाउंट है वो 37 रुपये 35 पैसे, और मंगाने वाला जो अमाउंट है पर शेयर वो 25 रुपये। तो हमें उनको देना है पेमेंट पर शेयर ₹12.35, कैसा है, 37.35 ये देना है, और 25 कॉल करना है। तो 12 रुपये 35 पैसे हमें पर शेयर देने। और जो 60 रुपीज़ पेडअप वाला शेयर है
₹40 कॉल करने, 37.35 देने, इसका मतलब 2.65 हमें कॉल करना है, कॉल पर शेयर। जो हमें कॉल करना है वो ज़्यादा है जितना देना है उससे, ₹2.65। कैसा है, ₹40 की कॉल करनी है, 37.35 वापस देने हैं, तो 2.65 की कॉल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर ₹60 पेड अप। जो ₹60 पेड अप वाले हैं, कितने शेयर है, 30,000, और उनसे कॉल कितनी करनी है, 2.65, ₹2.65। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.65, 79,500 हमें कॉल करने टोटल मिलेंगे, और हमें देने हैं बाई पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर ₹75 पेड अप। ये है 10,000 शेयर, और इनको हम देंगे ₹12.35, ₹12.35, ₹12.35 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये हो गए ₹12.35 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये हो गए 123,500। और अब दोनों तरफ की टोटल कर देते हैं जो मिलनी चाहिए। 3 लाख कैश बैलेंस, ये सब एसेट से मिले 49 लाख प्लस 79,500 कॉल से, टोटल हो गए 52,79,500। इधर की भी टोटल करते हैं, 1,09,000 प्लस 147,000 प्लस 152,000 प्लस 12,25,000 प्लस 11,23,000 प्लस 24 लाख प्लस 123,500 इक्वल्स टू 52,79,500, 52,79,500। अच्छा, अब इसको एक बार पर शेयर के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो ₹75 पेड वाला शेयर था उसको तो हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ₹12.35 दे रहे हैं। तो उसने 75 दिए थे, हमने ₹12.35 उसको वापस लौटा दिए, तो उसका लॉस हो गया पर शेयर 62.65। और जो ₹60 पेड वाला शेयर है उनसे हम और पैसे मंगा रहे हैं 2.65, तो उसका लॉस पर शेयर हो गया 62.65। दोनों शेयर होल्डर जो थे उनका लॉस पर शेयर 62.65 फाइनली जाके। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को। उसके बाद में मैं आपको वर्किंग नोट बता दूंगा, वो भी आप नोट कर लेना। और आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करेंगे। इसके बाद वर्किंग नोट। ओके, तो आज हमने 3 बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 9, 10th और 11। 10th और 11 तो बड़े थे, 9 थोड़ा छोटा था, तो तीनों अच्छे क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन करेंगे सॉल्व नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।